अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। पिछले कुछ दिनों से पीटीआई के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, जिसमें इमरान खान की सेहत का मामला, मेडिकल बोर्ड बनाना, उनकी मुलाकात, उसके हवाले से गवर्नमेंट का रिव्यू में जाना, पीटीआई का गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना, लेकिन कोर्ट ऑफिशियली छुट्टियों पे है। हमें इस हवाले से कोई ख़ास पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। 16 सितंबर के बाद मुतवक्की है कि कुछ खबरें सामने आए, लेकिन इन द मीन वाइल क्या वाकई कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है? कल भी हमारे प्रोग्राम में तैमूर तालपुर साहब ने कहा कि वो ये जानते हैं कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट बातचीत कर रहे हैं। वो कितनी सक्सेसफुल हो रही है या नहीं, वो बात की बात है, पर बातचीत हो रही है। मैंने भी जब पीटीआई में कुछ इंसाइडर्स से बात की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इस बात का ख्याल कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को उस तरह से एग्रेसिवली मुखातब ना किया जाए जैसे माजी में हो रहा था। मेरे पास प्रोग्राम में दो ऐसे जर्नलिस्ट मौजूद हैं, बहुत क्रेडिबल हैं, बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है। असदुल्ला साहब, वैसे तो असदुल्ला ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन रिसेंटली असद के स्टारडम में जो खबर ऐड हुई थी वो इमरान खान की सेहत के हवाले से एक खबर थी। ही वॉज़ वन ऑफ द फर्स्ट जर्नलिस्ट जिन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आमिर इलियास राना साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ही इज़ वेल इन्फॉर्म्ड और वो ऑलरेडी फोर्स ही कर पाते हैं बहुत सारे मामलों में कि क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, मैं आपसे शुरू करूंगी। सर, जो साजिशी थेरियाँ चल रही हैं, आई कीप इट शॉर्ट, उसमें से करेक्ट कौन सी है? देखिए, साजिशी थ्योरियाँ ये पाकिस्तान में शुरू से चल रही हैं और कभी ठीक हो जाती हैं, कभी गलत हो जाती हैं। और थ्योरियाँ बयान करने वाले एक दिन में, आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो तीन जगह पे जाके मुख्तलिफ बातें कर देते हैं, तो कोई तो एक ठीक हो जाती है। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, आपको बात समझ आ जाएगी। जाके जिन लोगों का ये पेशा बन गया है कि अब ये काम करना है, तो उनको ये धंधा मुबारक हो। जर्नलिस्ट का काम है कि जो चीज़ बराह रास्त उसके इल्म में आए और उसको वो रिपोर्ट करना चाहता है, ये उसकी राय है और उसको वो रिपोर्ट कर दे। फिर एक मुशाहिदा होता है, एक तज्जिया होता है। जैसे बहुत सारे लोग अपनी अपनी जगह पे बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि कोई 16 सितंबर नहीं, इमरान खान आएंगे, चेकअप होगा और वापस भेज दिया जाएगा, और वो उसी तरह ही हुआ। बिल्कुल हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था, कम से कम मैंने नहीं किया था कि उन्हें पिम्स ले जाएंगे, क्योंकि वजीर कह रहे थे कि इन्हें पिम्स ही जाना चाहिए, तो वो ले गए। अब जिन लोगों ने न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर, जो आपको पता है सिक्योरिटी थी, तो पाकिस्तान से बाहर से लेके यहाँ तक बहुत सारे यूट्यूबर्स जिन्हें ये सिर्फ धंधा इस बुनियाद पे चाहिए है, उन्होंने कहा किस शान से आ रहा है, किस शेर की आमद है। तो वो आमद जब हुई तो ओरिजिनल रिपोर्टर्स ने वीडियोस भेज दी थी कि अब अडियाला से इमरान खान चल चुके हैं। तो ये जो साजिशी थ्योरियां, अब आप आ जाए उनके इलाज के लिए। उनका इलाज हम सब कह रहे हैं, कोई भी इंसानी जान के साथ नहीं खेल सकता, चाहे कोई पर्सनैलिटी वो सियासी हो। में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आती है, जिस जेल में वो मौजूद हैं, जहां पे हैं। फिर उनकी फैमिली के ऊपर आती है, उनके वकला के ऊपर आती है। इमरान खान का आंख का प्रॉब्लम, आपने असदुल्ला का नाम लिया, बिल्कुल इन्होंने सबसे पहले बताई थी बात, जबरदस्त बात थी। और उसके बाद उनका मुसलसल इलाज हुआ, जो उनकी बहन ने भी मान लिया। उनकी तकलीफ जो थी, उसके बाद उन्होंने कहा माशाल्लाह वो 100% फिट हैं, 120/80। उन्होंने ब्लड प्रेशर का कहा, सब चीजें बताई। और वो जो लोग उनकी बीमारी को बेच रहे थे, उनके चेहरे पे जन्नाटेदार थप्पड़ था जो उनकी हमशीरा ने लगाया कि वो माशाल्लाह फिट थे। उनको डॉक्टर्स ने कहा आप जज्बाती ना हो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं होता, और उसके बाद वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आया। तो मुझे बिल्कुल उनकी भी नहीं है। हर बंदे के अपने जराए और रिसोर्स होते हैं। हमें काम ये देखना चाहिए, जो बात आप कर रही थी, बैरिस्टर गौहर किसी से छुप के राब्ते नहीं करते। वो पार्टी के चेयरमैन हैं, और चाहे वो मोहसिन नकवी से बात करें, चाहे वो इंटेलिजेंस के इदारों से बात करें, ये उनका पहला राइट है। इंटेलिजेंस इदारे किसके हैं? मेरे और आपके मुल्क के हैं। हम क्यों उनको तबादमाई करते हैं? क्यों ना मिले उनसे सियासी लोग कि भाई अगर उनको कोई उनके लीडरशिप के लिए फायदा होता है इस मुल्क के हवाले से, लीडरशिप को इंटेलिजेंस इदारे क्या पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी में, एक सलामती कमेटी में आकर ब्रीफ नहीं करते? क्या वो अलग मीटिंग्स में नहीं करते? ये पूरी दुनिया में होता है। हमारे यहाँ अजीबो गरीब मजाक बना दिया गया है। और अगर बैरिस्टर गौहर मोहसिन नकवी के जरिए अपने लीडर के लिए कोई भी रियायत हासिल करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? तो अब भी वही कोशिश करेंगे। आप इसको ऑन कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी के थ्रू रियायत हासिल की गई है या की जा रही है? नहीं, मैं तो ये भी बाकायदा बता चुका हूँ पहले भी। इमरान खान को आखिरी दफा जब बैरिस्टर गौहर, अली जफर और सलमान अकरम राजा इकट्ठे मिले थे, वहां पे उन्होंने कहा था कि जी मेरे पास 5 नाम हैं, और उसमें सबसे पहला नाम मोहसिन नकवी का है, फिर अयाज सादिक है,
फिर राना सनाउल्लाह हैं, फिर ख्वाजा साद रफीक हैं, पांचवा नाम मैं भूल रहा हूँ, और हम बैठ के तय करते हैं। इमरान खान ने कहा नहीं बात करनी है तो मेरे से करो, और उसके 1 महीने बाद उन्होंने कहा कोई भी बात नहीं करेगा। अब ये तो उनका अपना स्टांस है, कभी वो बात के लिए तैयार होते हैं, कभी वो कहते हैं मैं करूंगा, और उनके पास मुख्तलिफ लोग और जाते हैं जो मुख्तलिफ इदारों से मिलते रहते हैं। मिशाल यूसुफजई हैं या बैरिस्टर सैफ हैं, जिनके जिससे भी राब्ते के ना, मैं आपको बताऊं, अपनी अपनी पार्टी में लीडरशिप के लिए किरदार अदा करना। क्या वुजरा जब इमरान खान वजीर आजम थे, जनरल बाजवा से नहीं मिलते थे, आर्मी चीफ से, और फिर इमरान खान ने उन्हें रोका कि ना मिला करो उनसे जाके। तो ये कोई चीजें छुपी हुई हैं, तो पिछले अदवार में जिसका भी उठा लें, ये सब लोग राब्ताकार होते हैं, बात करते हैं, और अगर आप राब्ता नहीं करते, छुट्टी करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। मुझे आपकी बात समझ आ रही है कि आप करें, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं एक तो आप उसको ओन करें, उसका लॉजिक क्या है वो आप खुद क्लियर हों, और आप अगर 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 आप इंटरेक्शन कर रहे हैं तो आप छुप के नहीं करें, आप पॉलिटिकली इतने क्लियर हों कि आप अपना वोट बैंक इंटैक्ट रख सकें और या अपोजिशन या गवर्नमेंट के साथ उस बारे में बात कर सकें। दिस इज़ व्हाट आई थिंक एज अ पाकिस्तानी। छुपाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप मिलना चाहते हैं मिलें, लेकिन बताएं कि क्यों मिल रहे हैं, और मिल के आप कुछ ऐसा तो नहीं करें जिससे किसी दूसरे इदारे या किसी दूसरी पार्टी को आप इंटेंशनली डैमेज करें। असद, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल की बजाय जो पिम्स लाया गया, इसमें मोहसिन नकवी साहब ऑन बोर्ड नहीं थे, बल्कि वो पीटीआई के साथ राब्ते में भी थे कि इस फैसले पे अमल दरामद होगा। नकवी साहब को तौहीन अदालत की दरख्वास्त में फरीक भी नहीं बनाया गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है, और इस हाइब्रिड निज़ाम में आपको लगता है कि हुकूमत का ज़ाती फैसला हो सकता है। एंड व्हेन आई स्पोक टू वन ऑफ द पीटीआई इनसाइडर्स, वेरी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड एंड कनेक्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल साइड्स, असदुल्ला साहब, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हम मोहसिन नकवी साहब को नाराज़ नहीं करना चाहते, मोहसिन नकवी हमारे मोहसिन हैं। देखिए, ये बात तो ठीक है ना कि मोहसिन नकवी साहब के साथ ही इंटरेक्शन चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछले 8-10 महीने में। जो कुछ भी हुआ है हुकूमत और या आप मुक़्तदरा कह लीजिए उनका और पीटीआई की लीडरशिप के साथ जो भी इंटरेक्शन रहा है किसी भी मामले पर पिछले 8-10 महीने में, वो मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए ही रहा है। बिलखुसूस जब जनवरी में इमरान खान साहब की आँख की खबर आई, उसके बाद इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से बातचीत का आगाज़ हुआ। फिर जब पीटीआई ने एहतजाज करने की बात की और दूसरी जानिब से उनको रोकने की बात हुई, तो मोहसिन नकवी साहब ही ऑन बोर्ड थे। अभी जो कुछ हो रहा था पिछले कुछ अर्से में, एक मेडिकल बोर्ड बना, उस मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिकमेंडेशंस दी। अपनी रिकमेंडेशंस में उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की एंजियोग्राफी रिक्वायर्ड है। वो फिर मामला अदालत के पास गया, अदालत ने एक ऑर्डर जारी किया। जो कुछ हुआ वो सब हमारे इल्म में है, लेकिन इस सारी चीज़ में भी मोहसिन नकवी साहब ही ऑन बोर्ड थे। वो एक अलग बात है कि फिर उस रात को 20 और 21 के दरमियानी रात को जो डेवलपमेंट्स हुई, उसमें हमारी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब ने मोहसिन नकवी साहब से रब्ता रखने वाली पार्टी लीडरशिप को काफ़ी सख्त सुनाई और कहा कि मेरे बिहाफ पे कौन डील कर रहा है, कौन बातचीत कर रहा है, क्यों इंटरेक्ट कर रहे हो, जब मैंने वाज़ेह तौर पर मना कर रखा है कि कोई बातचीत नहीं होगी और कोई रब्ता ना रखे तो फिर रब्ता क्यों रखा जा रहा है। उन्हें इमरान खान साहब को ये भी लगा कि शिफा में लंबे दौरानिए के लिए रखना, 3-4 हफ्तों के लिए और एक अरेंजमेंट के तहत रखना, ये उनसे पूछे बगैर एक डील बनाई गई है जो उनके सियासी नुकसान में है और वो ये नहीं चाहते। ये तासुर भी उनकी गुफ्तगू से हासिल हुआ। जहाँ तक सेहत की बात है तो यकीनन देखें, मैं आज तक हमेशा इमरान खान की आंख के हवाले से मैंने कभी ये नहीं कहा कि 85% आंख ज़ाया हो गई है या उनकी बिनाई ख़त्म हो गई है या इमरान खान बिल्कुल देख नहीं सकते। ये अलबत्ता मैं बार बार ये कहता रहा, खबर देता रहा कि इमरान खान साहब की आंख में पहले इंजेक्शन लगने के बाद ही बेहतरी के आसार आए, दूसरे इंजेक्शन लगने के बाद उनकी आंख में मजीद बेहतरी हुई। और ये भी दुरुस्त है कि इमरान खान की आंख कभी पहले से रिकवर नहीं हो सकती और हमेशा उनको हर 1-2 महीने के बाद एक फॉलोअप चेकअप करवाना पड़ेगा और ज़रूरत कहता है कि उनको मुस्तकबिल में भी इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, लेकिन ये मुआयना करके पता चलेगा कि इंजेक्शन की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन पहले जैसी सूरत हाल जो जनवरी में थी वो नहीं रही। जहाँ तक ब्लड प्रेशर का मामला है तो इस पर भी जो हमने खबर दी थी कि उनका ब्लड प्रेशर कुछ दिन तक अनस्टेबल रहा, ये बात दुरुस्त थी, अनस्टेबल रहा। लेकिन इमरान खान साहब ने खुद ही अपनी बहन से कहा कि मेरा जो ब्लड प्रेशर है उसकी मैंने मेडिसिन ली है और मैं ठीक हूँ, अब कोई मसला नहीं है। जो नौरीन साहबा से उनकी मुलाकात हुई थी, यानी ब्लड प्रेशर के ऊपर नीचे होने की खबरें भी दुरुस्त हैं और उनके ब्लड प्रेशर के नॉर्मल हो जाने की खबरें भी दुरुस्त हैं। लेकिन मसला यह है कि इसको डायग्नोज करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था और कहा था कि इनको हॉस्पिटल में दाखिल करके इमरान खान साहब को एंजियोग्राफी होनी, सीटी एंजियोग्राफी होनी चाहिए और बाकी टेस्ट होने चाहिए, क्या वो हो गए? नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो उसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं हुई।
आप देखिए ना कि अगर पिम्स हॉस्पिटल ले गए और प्राइम मिनिस्टर ने अब उस पर इंक्वायरी कमेटी बना दी है कि बताया जाए कि सीटी एंजियोग्राफी की जो मशीन है वो काम क्यों नहीं कर रही है, क्यों जब इमरान खान को लाया गया तो उनका टेस्ट परफॉर्म नहीं हो सका। इसका मतलब ये तो है ना कि इमरान खान का टेस्ट नहीं हो सका इसलिए कि वहां पर जो मशीन है वो काम नहीं कर रही। इसका मतलब है कि उनको बहरहाल फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ही ले जाया जाना चाहिए था जहां उनके सारे टेस्ट हो सकते। अब ये तो इमरान खान की एक फीलिंग है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये उनकी दूसरी फीलिंग है कि आज मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात आप जानते हैं कि हार्ट अटैक भी होते हैं और बिल्कुल बिल्कुल असद होना चाहिए, चेकअप बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा अचंभे की बात है कि इंक्वायरी कमेटी बनाने के बजाय जाएं सीधा चेकअप करवाते हैं। इंक्वायरी कमेटी से ज़्यादा यू कीप इट सिंपलर एंड जस्ट गो फॉर अ चेकअप। राना साहब, हुकूमत ने नज़रसानी की दरख्वास्त भी जल्द समाअत के लिए एक और दरख्वास्त दी है और आइंदा हफ्ते तो नहीं लग रहा कि ये समाअत होगी, लेकिन जब भी होगी, जब भी ये लगती है तो क्या फ़ैसला आ सकता है? देखिए, मेरी तरफ से समाअत कल हो जाए और फैसला तो वो जज ही करेंगे ना, मैं नहीं करता प्रेडिक्ट। लेकिन हमें जो बात करनी चाहिए, पहली बात तो ये है कि मोहसिन नकवी ऑन बोर्ड थे 100%। पिम्स में भी बगैर जो गवर्नमेंट लेवल पे और हाइब्रिड लेवल पे फैसला हुआ उसी में आई वॉश करने के लिए आईजी इस्लामाबाद वहां पे खड़े हुए थे शिफा के बाहर। ये मुमकिन है कि वजीर दाखिला के इल्म में ना हो कि जनाब वहां पे नहीं, उन्होंने इमरान खान की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखा ताकि तमाम की तवज्जो वहीं रहे, पिम्स की तरफ ना जाए। उन्होंने चेकअप कराया, उनकी सिक्योरिटी की, क्योंकि जो हैजान हमारे यूट्यूबर्स ने मुफ्त में लोगों को डाला, जिस तरह लोगों को लाया गया उकसा के, लोग पहुंचे और उनकी वीडियोस शेयर की गई, ये नहीं कोई पीटीआई के हामी कह सकते कि जी लोग नहीं आए। सिर्फ एक आधा बयान के जी ना आए, आप सबको रोका गया है, तो वो जवाब कोर्ट में दोनों तरफ से जवाब जमा हो जाएगा। एक तो ये बात होगी, दूसरी कोर्ट के अंदर दो चीजें हैं। रिव्यू जो है ना, मोहसिन नकवी के बगैर चीफ कमिश्नर नहीं लगा सकते थे, ये बात आप ज़हन में रख लें। ये बिल्कुल उनकी मर्जी और मंशा से रिव्यू गया है। अगर ऐसा होता कि जी गवर्नमेंट ने अलग, बिल्कुल कोई गवर्नमेंट और इदारे इस मामले पे अलग नहीं थे, तभी तो हम ये बात कह रहे थे कि उन्हें लाएंगे और उन्हें वापस ले जाएंगे। हमारे एक दो साथियों ने, हसन अय्यूब ने भी ये खबर दी कि उन्हें सिर्फ पिम्स लाएंगे। मैं अगर डेड श्योर होता तो मैं भी कहता कि सिर्फ पिम्स लाएंगे। मुझे ये पता था 100% कि इन्हें वहां नहीं रखा जाएगा। लिहाजा ये जो कहानियां है कि इमरान खान ने इनकार कर दिया, फलाने ने कर दिया, तो फिर तबीयत की खराबी का आपने बैरोमीटर लगाया हुआ है कि पहले ठीक थी आज नहीं थी। आपको फिर 100% बात या इमरान खान की उस हमशीरा की सुननी पड़ेगी जो आखिर में मिली और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर आप 3 दिन पहले और 2 दिन की कहानी की कैसे करेंगे? वो तो नहीं बोली नौरीन खान तो कहीं पे भी जाके किसी को ब्रीफ किया तो वो कहे कि जी हाँ, हमें बिठा के 4 यूट्यूबर्स को ये उन्होंने कहा था और उन्होंने कहा था मेरा नाम न ले। चले, पता तो लगे ना कि जी किसी ने की है ब्रीच। जिन्होंने ब्रीच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की कंप्लायंस दोनों तरफ से नहीं हुई। लेकिन अगर गवर्नमेंट की अपील लगेगी तो वो पहले रिव्यू डल गया था, जिस पे एतराज लगा, रिव्यू दोबारा हो गया। तौहीन अदालत अब गई है, या तो क्लब करना पड़ेगा आपको दोनों चीजों को। आपको बताना पड़ेगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्यों जो प्रिजन रूल थे उनको क्यों नहीं देखा, और जाहिर जस्टिफिकेशन तो वो जज देंगे। लेकिन राना साहब प्रिसाइजली ये बताइएगा, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, कि क्या एस्टैब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहा है पीटीआई को लेके? व्हाट्स योर सेंस? एक कंफर्ट लेवल है? देखें मैं आपको बताऊं, एस्टैब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन से क्लियर है, और वो ये है कि आप सियासतदानों से बात करें। ये नहीं जा रहे, जैसे अब असद साहब ने कह दिया ना, इनकी खबर है, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है कि इमरान खान ने झाड़ा है कि बैरिस्टर गौर क्यों मिल रहे हैं। भाई ये पूरी पार्टी का कंसेंसस था कि राब्ते किए जाएं। आपके ख्याल में चीफ मिनिस्टर बेखबर आदमी है जिन्होंने जलसे में कहा खड़े होकर कि हम किसी को नहीं बताएंगे, कोई पॉलिटिकल नहीं करेंगे, हमें मिलाएं? ये सिलेंडर था, पब्लिक सिलेंडर था कि जो बात आपको समझाई जा रही थी कि आपने मिलना है तो आप बयानात नहीं देंगे। क्यों दिए? ये उसके बाद बेंच बना, उसके बाद दरखास्त हुई। मुमकिन ही तब हुआ जब आपने देखे ना ब्रीच कब किया था, 2 दिसंबर को, जब डॉक्टर उज़्मा की मुलाकात अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बाकी अपोजिशन लीडर मिले थे स्पीकर से, उन्होंने मीटिंग अरेंज की वाया ये मोहसिन नकवी कि आप उनकी मुलाकात करा दें इमरान खान से, बाहर कुछ नहीं आएंगे। आके क्या दिया फील्ड मार्शल को तोहफा इन्होंने? क्या इदारे और फौज के बारे में इमरान खान का ट्वीट निकला, मुलाकात बंद हो गई ना। फिर आप ये काम करें, आपको बैक वक्त दोनों चीजें नहीं हो सकती। आप अपने हकूक भी मांगे और अपने फ्राइज भूल जाएं। अब आपको मुलाकात दी गई, आपने बिहेव किया नौरीन खान ने, उन्होंने नहीं बताया किसी को कुछ भी, ठीक हो गया, अगला मरहला आ गया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपने सब कुछ बता दिया कि इमरान खान ने क्या कहा था। अब ये फैसला बेंच करेगा कि उनके अहकामात दोनों तरफ से नहीं माने गए।
पहल कहां से हुई, उसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें, जीआईटी करा लें कि पुल के ऊपर लोग क्या हुकूमती लोग खड़े थे या पीटीआई के हामी खड़े थे जो बिल्कुल उसके करीब बिल्कुल था। राणा साहब, Law and और order की ऐसा लग रहा है situation कि किसने क्रिएट की? बिल्कुल, और ऐसा लग रहा था कि एक थोड़ा सा क्वेश्चन मिल रहा था, एक नेचुरली एक क्वेश्चन मिल रहा था पीटीआई को, जो कि फिर ख़राब कर दिया गया। असद मैं आपकी तरफ आऊँगी, पीपल्स पार्टी भी अब रवैया अलग है पीपल्स पार्टी का। रात नदीम अफजल चंद कह रहे थे कि हुकूमत एक फूक की मार है, फिर हामिद मीर साहब ने भी कहा कि जरदारी साहब ऐवान सदर छोड़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। मुमकिन है ये सूबों वाले मामले की वजह से हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी का बिल्कुल एक हार्ड कोर मौक़िफ़ है और वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे कि वो सिंध को में मज़ीद यूनिट्स नहीं बनने देंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी अलग हो सकती है गवर्नमेंट से? देखिए, अगर आप इजाज़त दें तो एक दो बातें बस मैं पिछले मौजू पे कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि शिफा हॉस्पिटल के बाहर लोग आए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी तो दुरुस्त है कि किसी पीटीआई लीडर ने ना तो कॉल दी थी, ना बल्कि लोग ट्वीट्स, बल्कि असद सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो किसी को बुलाया भी नहीं था, ये खुद ही आ गए, ओन ही नहीं कर रहे। वो तो ना सिर्फ बुलाया नहीं था बल्कि ट्विटर पे वो जब मना करते रहे कि आप प्लीज अगर आप इमरान खान से मोहब्बत करते हैं तो आप ना आए। और दूसरी बात यह है कि जो लोग चंद लोग आए भी वो फासले पर खड़े थे, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं हुआ था। इसका सबूत यह है कि कॉन्वॉय जो वहां से निकला अडयाला से और शिफा हॉस्पिटल आया, कामयाबी से पहुंचा, उस कॉन्वॉय को प्रिटेंड यही किया गया कि इसके अंदर इमरान खान मौजूद है, बल्कि व्हाइट कलर की लैंड क्रूजर के बारे में ये शक डाला गया कि इसके अंदर इमरान खान मौजूद है, और उसको किसी ने नहीं रोका, कोई मुजाहिम नहीं हुआ, कोई रुकावट किसी ने नहीं डाली, और वो कामयाबी से शिफा हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो गए। डॉक्टर जो इमरान खान के पर्सनल मौलिस थे वो भी उसमें इसी कॉन्वॉय का हिस्सा थे, वो भी पहुंच गए। इसका मतलब है कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल पहुंचाने में या शिफ्ट करने में कोई रुकावट कोई नहीं बना। लोग थे वो दूर थे, कोई ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ था, दूर से वो कॉन्वॉय को तो देखने फिर के असद लिए मैं सिर्फ आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ, आप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि फैसल सुल्तान पहुँच गए और लोग पहुँच गए, तो आई वाज टोल्ड दैट फ्यू थिंग्स आर डन पर्पसली। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर उसमें इमरान खान भी होते तो कॉन्वॉय पहुंच तो गया था ना, उसको किसी ने रोका नहीं, कोई मुजाहमत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो वो मसला नहीं था। दूसरी बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उस्मा खान साहबा ने, और उसमें उन्होंने कह दिया कि इमरान खान की तबीयत ठीक है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अब इमरान खान का चेकअप नहीं होना चाहिए, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो मेडिकल बोर्ड ने जो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। पीपल्स पार्टी वाला जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि पर्पसली हुआ है, हम ऑर्डर का वेट देखें। जी, पीपल्स पार्टी का जो मामला है उसमें राना सनाउल्लाह साहब की एक उम्मीद थी, और वो लोगों को भी वही उम्मीद दिलाते रहे जो गलत साबित हुई। उनकी उम्मीद ये थी कि ये सारा पीपल्स पार्टी के साथ जो शोर शराबा है ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन तक के लिए है, और जिस दिन इलेक्शन खत्म होगा उस दिन ये डस्ट बैठ जाएगी, जैसा कि माजी में होता है। 2013 से लेकर अब तक का अगर आप पैटर्न देखें तो आपको साफ नजर आएगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कशीदगी ज्यादातर 90-95% उन्हीं दिनों में हुई है जिन दिनों में इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के बाद डस्ट बैठ जाती है। ये 2024 के इलेक्शन में भी हुआ, ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी हुआ, उससे पहले के इलेक्शन में भी हुआ, लेकिन ये नहीं बैठी, डस्ट नहीं बैठी। इसका मतलब यह है कि राना सनाउल्लाह साहब की उम्मीद और नून लीग की उम्मीद गलत साबित हुई, और जो लोगों को वो उम्मीद दिला रहे थे वो भी गलत साबित हुई। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी के जो शिकवे हैं वो इससे बढ़कर हैं। अब पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने तो इसके बाद इलेक्शंस के इख्तिताम के बाद कह दिया, उन्होंने कहा कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हो और मैं जाकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर जाकर हुकूमत के लिए कानून साजी करूँ और वहाँ पर जाकर डेस्क पर जाऊँ। अब अगर देखा जाए तो बिलावल साहब का जो शिकवा है वो तो यूं दूर हो सकता है ना कि वो अपनी इंतखाबी उज़्ज़रदारियाँ लेकर चले जाएँ, इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएँ, अदालतों में चले जाएँ, अपनी इंतखाबी उज़्ज़रदारियों के लिए कानूनी चाराजोई कर लें। लेकिन वो कहते हैं कि जी मेरा मैंडेट वापस किया जाए। तो जब पीटीआई यही इतराज़ करती है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, तो नून लीग उनको भी तो ये कहती है ना जाओ अदालतों के पास, तो पीपल्स पार्टी को भी उन्हें यही कहना चाहिए कि जाओ अदालतों के पास। लेकिन चूंकि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि नून लीग की हुकूमत पीपल्स पार्टी के सर पर खड़ी है, तो इसलिए यह मामला पेचीदा हो गया है। बहरहाल पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फिलहाल अभी हमें ताल्लुकात अच्छे दिखाई नहीं देते। और जी असद, आई होल्ड यू हियर, ये जो एक केमिस्ट्री है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की, इस पर ज़बरदस्त एनालिसिस होते होते असद इवेंचुअली हम एक ही क्लीशे जुमले पे ख़त्म कर देते हैं, और मैं हमेशा एक्साइटेड होती हूँ कि मुझे कुछ नया सुनने को मिलेगा, लेकिन फिर मफादात की सियासत पे वो तज्जिया कंक्लूड हो जाता है। दैट्स डिसअपॉइंटिंग। असद साहब, मैं अभी जाऊँगी राना साहब की तरफ। राना साहब, मुझे बताएं कि ये सूबों वाले मामले पे पीपल्स पार्टी छोड़ देगी गवर्नमेंट का साथ? अच्छा, एक तो ये है कि जहन में रखें कि इस गवर्नमेंट का पीपल्स पार्टी की वजह से कायम रहना मुमकिन नहीं है।
पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों एक दूसरे की मजबूरी किसी तीसरे की वजह से है, जिसने इनको गारंटी दी है, इन्होंने उनको गारंटी दी है। अब आप आ जाएं सूबों के ऊपर। सूबा एक बिल्कुल नया इशू है, आपको पता है नहरों पे बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने कौम परस्तों को ला के जीटी रोड पे खड़ा कर दिया था, नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी थी, और सूबों के ऊपर तो वो और भी ज्यादा स्टांस लेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि जी जरदारी साहब ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, जरदारी साहब कम से कम एक साल में जर्नलिस्ट से किसी से नहीं मिले, वरना वो बुला के खाने भी खिलाते थे, मिलते थे, वो बिल्कुल दूर बैठे हुए लोगों से मिलने से। अच्छा, ये मैंने आज ही सुबह चेक किया कि क्या पोजीशन है जी प्राइवेट मीटिंग्स की और उसकी। अब आप आगे चलें कि पीपल्स पार्टी को शूट करता है, अगर वो सियासत वो करना चाहे कि जो सिंध के रंग में रंगना है कि हम तो हुकूमत में नहीं बैठते, तो वो पीपल्स पार्टी 3 मरहले थे आजाद कश्मीर के, किसी एक में भी छोड़ा उन्होंने? बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसके बीच में ही ये सूबों की बात भी आ गई। वो अभी भी वहां पे तासुर यही देंगे, आजाद कश्मीर में उन्होंने अपोजिशन में बैठना है, तो उनका क्लेम ये रहेगा हाँ, सूबे के ऊपर जरदारी साहब ने अपना जब फाइनल फैसला लेना है, फिर आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी कि कौन कहाँ खड़ा है। लेकिन इस वक्त तक सिर्फ गुफ्तगू है और अभी आगे बात चलेगी। मेरा नहीं ख्याल जिस तरीके से हथेली पे सरसों जमा रहे हैं लोग, हमारे यहाँ कुछ लोगों के जहन में है कि चूंकि बड़े ठीक ठाक किस्म के वो ठंडे कमरों में टॉक्स शुरू हो गई हैं, मुज़ाकरे शुरू हो गए हैं, मोबाइल से शुरू हो गए हैं सूबों के ऊपर, इस पर टाइम लगना है। कुछ लोग बहुत जल्दी में है, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ इसी बुनियाद पे कि आपको रेफरेंडम की अगर जल्दी है तो नताइज पहले 2 रेफरेंडम्स के देख लें कि उनके साथ पाकिस्तान की पायदारी की बुनियाद पे बात हो रही है ना, ये जो इंतजामी यूनिट है या छोटे सूबे हैं, बिल्कुल, जब तक तो माइंड मेक नहीं होगा रेफरेंडम जाना इज नॉट अ गुड पॉलिटिकल ऑप्शन। बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे, बहुत शुक्रिया असद। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो जो आप सेगमेंट देखेंगे वो जमात इस्लामी के धरने के हवाले से है, जो कुछ दिनों से जमात इस्लामी लाहौर में दे रही है, और उसकी बुनियाद पाकिस्तान में बढ़ती हुई और फ्लक्चुएट होती हुई पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हैं। और मुतालबा जमात इस्लामी का ये है कि जो IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिविज़िट किया जाए, तकरीबन 200 के करीब पेट्रोल की कीमत लाया जाए, और इसके अलावा और मुतालबात हैं जमात इस्लामी के। और जमात इस्लामी हमेशा ये भी क्लेम करती रही है कि वो जानते हैं कि मौशी तौर पे पेट्रोल के मसाइल से कैसे डील किया जाना चाहिए। तो हम उस धरने में गए जो जमात इस्लामी दे रही है, और वहाँ पे हमारी उनकी लीडरशिप से भी मुलाकात हुई। वो आप देखिएगा इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस वक्त मैं लाहौर में जमात इस्लामी के एक धरने में मौजूद हूँ। जमात इस्लामी इसलिए धरना दे रही है क्योंकि वो समझती है कि पेट्रोलियम लेवी का ख़ात्मा होना चाहिए, IPP के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स रीअप्रोच होने चाहिए, और जो पेट्रोल की कीमत है वो 220 रुपये फ़ी लीटर पे आने चाहिए। ये वो मुतालबात हैं जो जमात इस्लामी कर रही है। लेकिन जमात इस्लामी इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाने के कर रही है एक बहुत ही सादा इसको हम धरना कह सकते हैं, जिसमें बहुत एग्रेसिव बयानबाजी भी नहीं है, जिसमें लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन जमात इस्लामी की एटलीस्ट तारीफ़ ये ज़रूर बनती है कि एक मुस्तकिल मिजाजी से जमात इस्लामी इस मौजू के ऊपर काम कर रही है और वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ कर रही है कि आप रिविज़िट करें। अब हुकूमत लोगों के साथ क्या कर रही है, पहले मैं शॉर्टली आपको वो बताऊंगी, और उसके बाद हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, और जो मौजूदा लीडरशिप जमात इस्लामी की अवेलेबल है उनसे हम पूछेंगे कि व्हाट आर दे एग्जैक्टली अप टू, क्योंकि इस तरह के धरने तो वो पहले भी करते रहे, हमने कभी वो चेंज विटनेस नहीं किया। इस वक्त जो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट बहुत कन्फ्यूज़ नज़र आती है कि उसने बिजली की पॉलिसीज़ को लेके या गैस की पॉलिसी को लेके, गंदम को, चीनी को, कोई भी ऐसा पब्लिक अफेयर्स जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको बहुत अनक्लियर नज़र आती है। रिसेंटली बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि उनको तरस आता है कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो हो रहा है, और उनके अपने माफिया जो हैं, उनके अपने माफियाज़ जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके वज़रा के नीचे वो अनअवेयर हैं कि किस तरह से वो ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चीनी की हम मिसाल उठा सकते हैं। पहले ये कहा जाता है कि चीनी बहुत ज़्यादा हो गई है, चीनी को एक्सपोर्ट किया जाएगा, और फिर जब चीनी बाहर भेज दी जाती है तो ये इंकशाफ होता है कि अब तो चीनी कम पड़ गई है, अब चीनी को इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल गुज़िश्ता साल 90,000 टन चीनी एक्सपोर्ट की गई, और फिर ये कहा गया कि शुगर मिल मालिकान ने पैसा बना लिया है और लोकल मार्केट में चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो हो गई।
और फिर ये सुनने में आया कि चीनी कम पड़ गई है और इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और इसके बाद 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट की गई, और उसके बाद गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि जो चीनी बाहर से मंगवाई गई है अब वो ज़्यादा पड़ गई है, और उसके बाद फिर 1,08,000 टन चीनी एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला किया गया। यानी कि आपको पता ही नहीं है कि आपके पास मुल्क में चीनी कितनी है। हुकूमत के पेट्रोल पे जो खर्चा आया है 2024-25 में वो 21 अरब 77 करोड़ है सिर्फ सरकारी गाड़ियों पे, और ये कहा गया कि ये पिछले साल से तकरीबन 40% ज़्यादा है, और टोटल 5 सालों में जो गवर्नमेंट ने खर्च किया है पेट्रोल पे पैसे वो तकरीबन 70 अरब के करीब हैं, और इसमें भी आप 90 करोड़ शामिल कर सकते हैं। और ये अब वो कीमतें शामिल नहीं की गई इस डाटा में जो ईरान और इसराइल की जंग की वजह से कीमतें रिसेंटली बढ़ाई गई थी। वज़ीर पेट्रोलियम की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल पे 80 रुपये लेवी लगाई गई है, और ये कहा गया कि ये GST के बराबर है, लेकिन GST 18% है। इसके अलावा जो 25 रुपये हैं वो आपने क्यों शामिल किए हैं इसका कोई आपको अंदाज़ा नहीं है। और जो लेवी का पिछले साल का हदफ था जब वो पूरा हो गया था तो टेक्निकली लेवी ज़ीरो हो जानी चाहिए थी, और लेकिन हमने उसमें मज़ीद इजाफा देखा तो वो डायरेक्टली बोझ गवर्नमेंट पे आता है। पेट्रोल में जितनी भी हम प्रेशर देखें मीडिया की तरफ से आवाम की तरफ से उसको गवर्नमेंट एड्रेस नहीं करती। ट्रांसपोर्टर्स के लिए ब्लैकमेल हो जाते हैं, ऑयल कंपनीज़ के लिए, पेट्रोल पंप्स के मालिकान के लिए ब्लैकमेल हो जाते हैं, लेकिन आवाम कितना तड़प रही है उसके लिए गवर्नमेंट हरगिज़ ब्लैकमेल नहीं होती। इवन जो मार्जिन आता है वो भी सारा आवाम के ऊपर पड़ता है और कंपनीज़ की जेब में जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, यहाँ पे जमात इस्लामी की लीडरशिप है, उनसे बात करते हैं कि होमवर्क तो बड़ा ज़बरदस्त होता है जमात इस्लामी का हमेशा, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है क्योंकि हम इवेंचुअली IMF की एक फ़ाइनेंशियल साइकिल के तहत ऑपरेट कर रहे हैं। बेशक पाकिस्तान ने सफारतकारी के हवाले से अपना बहुत अहम एक इमेज बना लिया है, लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान के बेसिक फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे? हम बहुत देर से बैठे हुए हैं, घंटा डेढ़ हो गया हमें आए हुए। अच्छा, हाँ जी, और इंशाल्लाह क्या मुतालबात हैं आपके? यही मुतालबात हैं कि पेट्रोल को सस्ता करें और उसकी लेवी ख़त्म करें और आवाम को कुछ सहूलत दें। आवाम को कोई हाल नहीं आवाम का, उनके मुतालबात मानने को तैयार ही नहीं है हुकूमत। ये हुकूमत के लिए बहुत एक शर्मिंदगी कह लें या उनका एक जुल्म कह लें कि वो आवाम पे ऐसे ढा रही हैं कि आवाम बेचारे बेबस होके सड़कों पर निकल आए हैं। ख़वातीन भी बेचारी निकल आई हैं अपने मुतालबात के लिए, घर में बैठी, वो उनको ना कोई राशन है ना कोई गैस है, गैस की बहुत किल्लत है, ना बिजली बहुत जा रही है, ख़वातीन और जिस वक्त पाकिस्तान पॉलिटिकली इंटरफेयर कर रहा था अमेरिका और ईरान की जंग के दरमियान, तो उस वक्त भी जब पेट्रोल का एक प्रेशर आया तो बिल्कुल बात की गई स्टेक होल्डर्स के साथ और वक्ती तौर पे रिलीफ दिया गया ऑयल कंपनीज़ को, और उन्होंने बहुत पैसा बनाया क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही हालात थोड़े नीचे आए हमने देखा कि लेवी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, लेवी उतनी की उतनी, यानी कि जब चाहे जंग हो या ना हो पेट्रोल उतना ही महंगा रहेगा। हुकूमत के पास पब्लिक के लिए, डिप्लोमेसी के लिए कोई आम रीज़न नहीं है जो किसी आम सिटीज़न को समझ भी आ सके और उसके काम भी आ सके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो स्टूडेंट लग रही है मुझे। जी, आप क्यों आए हैं यहाँ पे? देखिए हमारे जो से राइट्स हैं वो हमें मिलने चाहिए, और हम ये कहना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि हम अपने राइट्स लेकर रहेंगे। अगर हमें हमारे राइट्स ना मिले तो फिर वो देखेंगे कि हम क्या चीज़ हैं, क्योंकि वो उनके ज़मीर मुर्दा हो सकते हैं लेकिन हम लोग मुर्दा नहीं हैं। एज अ मुस्लिम हमें इस्लाम ने राइट्स दिए हैं तो वो हम अपने राइट्स लेंगे, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है कि जमात इस्लामी, चूँकि आप जमात इस्लामी के धरने में ये इतना प्रेशर डाल सकते हैं गवर्नमेंट को कि वो वाकई पेट्रोल की कीमत 220 रुपये फ़ी लीटर पे ले आए? इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अमीर जमाती पाकिस्तान ने कहा है कि वो हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक वो हमारे मुतालबात नहीं मान लेंगे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हम थकने वाले नहीं हैं जब तक हमें। बहुत शुक्रिया, और ये बहुत जेन्युइन मुतालबात हैं। इतनी शदीद गर्मी में यहाँ पे बच्चे और ख़वातीन और लीडरशिप मौजूद है, और एक बहुत बेसिक बुनियादी ज़रूरत के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे। लियाकत बलोच साहब यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे कि हाउ दे आर गोइंग टू टैकल दिस, क्योंकि मुतालबा तो बहुत ज़बरदस्त है लेकिन इम्प्लीमेंट होगा या नहीं, अगर नहीं होता तो वो क्या करेंगे।
इस वक्त लियाकत बलोच साहब मेरे साथ मौजूद है, रहनुमा जमात इस्लामी। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, आप ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सालों से हम जमात इस्लामी को कवर कर रहे हैं और आप बहुत सीरियस इश्यूज़ पे काम करते हैं, सड़कों पे भी आते हैं, लेकिन ना वो अवामी ताकत आपके साथ होती है, ना वो सियासी ताकत होती है, लेकिन आपका इशू बहुत जेन्युइन होता है और बहुत तैयारी के साथ होता है। लेकिन बदकिस्मती से आप कुछ तब्दीली नहीं ला पाते। आपको क्या लगता है कि ये जो आपका धरना है, जो आपने हार्ट ऑफ लाहौर में दिया है, ये कितना कामयाब होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जमात इस्लामी मुनज़्ज़म भी है, नज़रियाती भी है, और हम एक पूरी प्लानिंग के साथ, मुशावरत के साथ, शुराइयत के साथ फ़ैसले करते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि भी मुल्क में जो पोलराइजेशन है, सियासत की तकसीम है और लोगों के जहनों के अंदर अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बैठे हुए हैं। हर आदमी अपने अपने धड़े में रह कर भी ज़िल्लत से भी दो चार है, परेशानियों से भी दो चार है, लेकिन वो अपना धड़ा छोड़ने के लिए अभी तक तो तैयार नहीं है। लेकिन हम तो ज़ाहिर है एक आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, आवाम के जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं उस पर बात कर सकते हैं। आम आदमी जो कि इन मसाइल से दो चार है, इस पर आवाज़ उठाना तो हमारा सियासी आइनी जमहूरी हक़ है और हम ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन हमें यकीन है कि जब एक हक़ और सच की बात हो, आवाम के वेलफेयर की बात हो, जिससे आवाम से को बिल आखिर को रिलीफ मिल सकता हो, तो उसके असरात तो बिल आखिर होते हैं और आवाम के अंदर उसकी जो असर है उसको महसूस भी किया जाता है। लियाकत साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपका मुतालबा है, आप इसमें पीटीआई के साथ या मौलाना या बाकी जमातों से क्यों नहीं बात करते? क्योंकि बाकी जमातों का भी उनकी भी मसाइल ये रहे हैं, तो आपको सियासी सपोर्ट कितनी है इसमें? देखें, मसला ये है ना जी कि इस वक्त तो पॉलिटिकल पार्टी जो हैं कि वो अपने अपने मसाइल के अंदर उलझी हुई हैं और उनमें से कोई भी नहीं है कि जिसको कभी भी फ़लस्तीन का इशू उनके सामने हो, कश्मीर का इशू सामने हो, या कश्मीर में अवामी कमेटी का एहतजाज है उस पर कोई उनका ख़्याल हो। बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है, वो उन चीज़ों पर भी तवज्जो नहीं देते। हर एक ने अपना अपना एक महदूद एजेंडा मुकर्रर किया हुआ है और उन्वान वो सियासत, जमहूरियत और आइनी और पार्लिमानी चीज़ों को देते हैं। लेकिन ये है कि जमात इस्लामी जैसी जमात के लिए तो वाहिद रास्ता यही है कि हम अपने नज़रियाती मकसद पर भी कायम रहें, पाकिस्तान में एक साफ़ सुथरी सियासत के। अगर ये आपके मुतालबात नहीं माने जाते, क्योंकि अब तो बहुत एग्रेसिवली हाफिज़ नईमुर रहमान टीवी टॉक शोज़ में भी बात कर रहे हैं और आपने एक एग्रेसिव स्टांस अपना लिया है बहुत इश्यूज़ पे, तो अगर आपकी बात नहीं मानी जाती फिर आप क्या करेंगे? देखें ना, ज़ाहिर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई फ़ौज या हथियार या तोप व तफंग तो नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी का यही होता है कि भी आप अगर अपने मौक़िफ़ और मकसद के अंदर सच्चाई पर हैं तो अपने मौक़िफ़ को बयान करते रहें और उस सिलसिले में जो भी एक आपकी सारा एक तज्ज़िया और आपका पूरी एक डिमांड है उसको पेश करते रहें। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत है एक पुरअमन सियासी, जमहूरी और आइनी मुज़ाहमत जो है कि उसको मज़बूत होना चाहिए। क्योंकि अब तक सिलसिला यही चल रहा है कि भी किसी भी एक पॉलिटिकल मूव जो है कि उसको वायलेंस का शिकार कर दिया जाता है और उसको पुरतशद्दुद बना दिया जाता है और उसकी बुनियाद पर जो है वो जो ताकतवर और मुक़्तदिर तबके हैं वो अपना पूरा नक्शा बना लेते हैं। और हमारी मुसलसल हमेशा कोशिश यही होती है कि भी हम एक पुरअमन सियासी, जमहूरी, आइनी मुज़ाहमत को आगे बढ़ाएं और इंशाअल्लाह ये जो इस वक्त पूरी एक मेहनत और कोशिश हो रही है, कराची में है, लाहौर में है, पेशावर में है, कल पूरे बलूचिस्तान में भी एक बड़ा एहतजाज हुआ है, तो ये अपना एक लाजमी तौर पर एक मुस्बत असर पैदा करेगी। बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे लियाकत बलोच साहब से, और जमात इस्लामी एक मुल्कगीर कोशिश कर रही है गवर्नमेंट को कन्विंस करने के लिए और वो ये क्लेम करती है कि उनके पास स्ट्रैटेजी है। देखना होगा कि गवर्नमेंट इसको कितनी संजीदगी से लेती है। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।